पृष्ठ संख्या 75। अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर कुछ ऐसे लोगों के चित्र दिए गए हैं जो प्राप्त की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं हुए। यहां समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचार दिए गए हैं जिनके शीर्षक हैं गरीबों को मिलेंगी सस्ती दालें, गलत दवा देने से महिला की मौत, और एक समाचार पर शीर्षक है नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। इससे अगले समाचार का शीर्षक है सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, उपभोक्ताओं के विश्वास पर। और उससे नीचे एक समाचार दिया है बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। और एक अन्य समाचार प्रदूषित पानी। ये समाचार संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 76। बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती हैं और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है।
बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण के लिए, कभी-कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो, या मिलावटी, दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय-समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। इसी पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पकड़े हुए है और कह रहा है, उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। पृष्ठ संख्या 77। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला सिगरेट पीते हुए एक व्यक्ति का चित्र देख रही है और कह रही है, सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। आओ इन पर विचार करें। 1. वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? 2. अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगा हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा था। कक्षा में चर्चा करें। 3. आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड, उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड, उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं
वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थीं। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पृष्ठ संख्या 78। उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूहों के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों की 240 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था बन गई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो COPRA के नाम से प्रसिद्ध है। आप COPRA के बारे में आगे पढ़ेंगे। आओ इन पर विचार करें। 1. उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? 2. नियम एवं कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है, क्यों? विचार विमर्श करें। पृष्ठ संख्या 79। उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने चिकित्सा सेवा में की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है
उदाहरण के लिए, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। आओ इन पर विचार करें। 1. निम्नलिखित उत्पादों, सेवाओं, आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं, पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क. एलपीजी सिलेंडर। ख. सिनेमा थिएटर। ग. सर्कस। घ. दवाइयाँ। च. खाद्य तेल। छ. विवाह पंडाल। ज. एक बहुमंजिली इमारत। 2. अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार विमर्श करें। पृष्ठ संख्या 80। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं? ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है, तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है, तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विभिन्न सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी
एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। शीघ्र ही उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया। पृष्ठ संख्या 81। आओ इन पर विचार करें। 1. जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी-कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें। 2. कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं हैं? चर्चा करें। 3. लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिए। चयन के अधिकार का उल्लंघन। पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर की अभिरामी नामक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपए जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां ठीक नहीं है। इसीलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 रुपए का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी-कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हम पर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। पृष्ठ संख्या 82। आओ इन पर विचार करें।
यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता हो? इस पर विचार विमर्श कीजिए। प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाएं। खुरचिए और 10 लाख तक का इनाम जीतिए। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट। पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। 2000 रुपए तक का जूता खरीदें और 500 रुपए तक का एक जोड़ी जूता मुफ्त पाएं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें, जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। वे कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी, तब पैसे प्राप्त नहीं हुए। यहां तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली की एक जिला स्तर की उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। इसके बाद नीचे कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जा रहा है। दूसरे चित्र में प्रकाश फोन कर रहा है और उसे यह पता चलता है कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। पृष्ठ संख्या 83। तीसरे चित्र में प्रकाश मनी ऑर्डर के बारे में पोस्ट ऑफिस में पूछताछ कर रहा है। चौथे चित्र में पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। पांचवें चित्र में प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने के लिए जा रहा है। छठे चित्र में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया गया है जो प्रकाश ने लिया मुकदमा दर्ज करने के लिए और उसे भरा। सातवें चित्र में प्रकाश अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस कर रहा है। आठवें चित्र में अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और नवें चित्र में जज अदालत का फैसला सुना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 84। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष यानी उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नामपट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत
उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला सत्र का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। क. अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है। ख. वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है। ग. वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोष युक्त सामग्री दी है। घ. वह अदालती कार्यवाहियों में भाग लेना शुरू कर देती है। अंग. वह शाखा कार्यालय में जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। च. अदालत के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। छ. वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है। ज. कुछ ही महीनों के भीतर न्यायालय ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। यहां जागो ग्राहक जागो शीर्षक से एक चित्र दिया गया है जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध उपभोक्ता को जागरूक किया गया है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं? पृष्ठ संख्या 85। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। यहां जागो ग्राहक जागो शीर्षक से एक चित्र और दिया गया है जिसमें महात्मा गांधी चरखा कातते हुए दिखाए गए हैं और इस चित्र के नीचे महात्मा गांधी का एक कथन दिया गया है जो इस प्रकार है कि एक ग्राहक दुकानदार पर आश्रित नहीं है, बल्कि दुकानदार ग्राहक पर आश्रित है। ISI और एगमार्क। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह अर्थात लोगो को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह और प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि
ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों के लिए इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करे। यहाँ विभिन्न वस्तुओं पर आईएसआई, एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह दिखाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 86। आओ इन पर विचार करें। 1. इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएं। 2. अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें। 3. उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। 4. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। क. चयन का अधिकार। ख. सूचना का अधिकार। ग. निवारण का अधिकार। घ. प्रतिनिधित्व का अधिकार। च. सुरक्षा का अधिकार। छ. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्षक और चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करें। क. लता को एक नए खरीदे गए आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरंत दुकानदार से शिकायत की। ख. जॉन विगत कुछ महीनों से MTNL द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है। उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराया। ग. तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्ज करने की सलाह दे रहे हो। घ. इकबाल कोई भी सामग्री खरीदने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारियों की जांच करता है। च. आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। छ. आपने ये महसूस किया कि दुकानदार ने आपको खराब कैमरा दिया है। आप मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। 5. यदि मानकीकरण वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएं बिना ISI अथवा एगमार्क प्रमाणन के मौजूद हैं। 6. हॉलमार्क या ISI प्रमाणन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे
अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। पृष्ठ संख्या 87। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटी फुटकर दुकानों से होती हैं। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 20 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। अभ्यास 1। बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। 2। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाएं। 3। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। 4। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। 5. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? 6. अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। 7. मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? 8. भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए? 9. उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। 10. उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? 11. भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। 12. निम्नलिखित को सुमेलित करें। 1. एक उत्पाद के घटकों का विवरण। 2. एगमार्क। 3. स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना। 4. जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी। 5. उपभोक्ता इंटरनेशनल। 6. भारतीय मानक ब्यूरो। अब जो वाक्य पढ़ रहा हूं, आपको इन वाक्यों को आगे पढ़े जाने वाले वाक्यों से सुमेलित करना है। क. सुरक्षा का अधिकार। ख. उपभोक्ता मामलों में संबंध। ग. अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण। घ. उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंग. सूचना का अधिकार। च. वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। अंग. सूचना का अधिकार। च. वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। पृष्ठ संख्या 88। प्रश्न संख्या 13। सही या गलत बताएं। क. कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। ख. भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास
उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। ग, जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। घ, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। अंग, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। च, उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। छ, उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। 1. आपका विद्यालय उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें। इसके लिए आप पृष्ठ 84 और 85 पर दिए गए विज्ञापन के विचारों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य अपने अंग्रेजी शिक्षक के सहयोग से करें। 2. श्रीमती कृष्णा ने 6 महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविजन खरीदा। 3 महीने बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की जहां से टीवी खरीदा था तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टीवी बार बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा को दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम से शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी समूह सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। 3. अपने विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। बनावटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और उसमें अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालयों और दुकानों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें। 4. आकर्षक नारों वाले विज्ञापन तैयार करें, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, सचेत उपभोक्ता, अपने अधिकारों को पहचानो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें, उठो, जागो और तब तक मत रुको। इसके आगे रिक्त स्थान दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है। 5. अपने आसपास के 4-5 लोगों का साक्षात्कार लें कि कैसे वे शोषण का शिकार बने और उनकी प्रतिक्रियाओं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें। 6. निम्नलिखित प्रश्नावली को वितरित कर अपने क्षेत्र का एक सर्वेक्षण करें और जानें कि वे उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं। पृष्ठ संख्या 89। इस पृष्ठ पर एक प्रश्नावली दी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाना है। इसके लिए 3 विकल्प हैं: क हमेशा, ख कभी कभी, ग कभी नहीं। और प्रश्न इस प्रकार हैं। 1. जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की। 2. क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा? 3. जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं तो आपने उससे शिकायत की। 4. क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं? 5. क्या आप खुद को यह समझाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि यह आपका दुर्भाग्य है कि अक्सर आप ठगे जाते हैं
और इसमें कुछ नया नहीं है। 6. क्या आप ISI चिन्ह, समाप्ति तिथि आदि की जांच करते हैं? 7. अगर समाप्ति तिथि मात्र 1 महीना या उसके आसपास हो तो क्या आप ताजे पैकेट की मांग करते हैं? 8. क्या आप नए गैस सिलेंडर या पुराने अखबारों को खरीदने बेचने से पहले खुद वजन की जांच करते हैं? 9. जब सब्जी विक्रेता वास्तविक बाट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है तो क्या आप विरोध करते हैं? 10. क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सब्जियां आपके संदेह को बढ़ाती हैं? 11. क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं? 12. क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं? इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज्यादा भुगतान नहीं किया? 13. क्या आप आकर्षक प्रस्तावों पर बेहिचक प्रतिक्रिया करते हैं? 14. आपने किसी वस्तु के लिए जो मूल्य दिया उसकी तुलना दूसरों के द्वारा उसके लिए दिए गए मूल्य से करते हैं? 15. क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे स्थायी ग्राहकों को कभी नहीं ठगता? 16. क्या आप उचित भार आदि की किसी शंका के बगैर प्रस्तावित सामान की होम डिलीवरी का समर्थन करते हैं? 17. ऑटो से यात्रा करते समय आप मीटर से चलने की मांग करते हैं? टिप्पणी क. यदि प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर ग अर्थात कभी नहीं है और शेष के लिए क है, का अर्थात हमेशा है, तो आप उपभोक्ता के रूप में पूरी तरह जागरूक हैं। ख. अगर प्रश्न 5, 12, 13, 15 और 16 के लिए आपका उत्तर क अर्थात हमेशा है और शेष के लिए ग अर्थात कभी नहीं है, तो आपको उपभोक्ता के रूप में जागरूक होने की जरूरत है। ग. यदि सभी प्रश्नों के लिए आपका उत्तर ख है, ख अर्थात कभी कभी, तो आप आंशिक रूप से जागरूक हैं। इसी के साथ यह पुस्तक यहीं समाप्त होती है। आर्थिक विकास की समझ। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पुस्तक। वाचक राजेश आहूजा। ध्वन्यांकन बटिलैंग लिंगदोह और सरोज महापात्रा। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी। संपादन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।